वेलकम टू मुफ्त स्टडी। मुफ्त स्टडी पे हमने अपने चैनल पे आईसीएसई सृजन फिजिक्स की 8th क्लास का चैप्टर था चैप्टर 7 साउंड। उसकी ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस ना देखे हो तो पहले उन वीडियोस को देख लें। ये उसी वीडियो का कंटिन्यूशन है, पार्ट 3, आईसीएसई सृजन आईसीएसई फिजिक्स बाय एक्सी गुप्ता। चैप्टर का नाम था आपका साउंड, चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम साउंड के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। कैरेक्टरिस्टिक्स साउंड के ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पिच ऑफ द साउंड भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। 2 एक्टिविटीज़ थी जिसमें पिच को डिफाइन किया जा रहा था, कैसे किस अलग अलग फैक्टर पे पिच डिपेंड करती है, उनके बारे में भी हम देख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मोनोटोन्स। अगर आपने हमारी पहली 2 वीडियोस ना देखी हो तो पहले उन वीडियोस को देख लें। उसके बाद ये वीडियो उसी की कंटिन्यूशन में है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मोनोटोन। मोनोटोन क्या होती है इसको देखेंगे, मोनोटोन के बारे में पढ़ेंगे। साउंड प्रोड्यूस बाय अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इज यूजुअली कॉल्ड टोन। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो साउंड प्रोड्यूस करता है, बेसिकली हम लोग उसको क्या कहते हैं, टोन कहते हैं। अ साउंड ऑफ द सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोनोटोन। मोनोटोन क्या होती है, जो साउंड जिसकी सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम कहते हैं मोनोटोन। थस अ मोनोटोन्स मीन्स अ प्योर साउंड ऑफ वन सिंगल फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब क्या है कि मोनोटोन क्या होती है, मोनोटोन एक वो साउंड होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सिंगल होती है। वी यूज टर्निंग फोर्क्स टू प्रोड्यूस अ मोनोटोन। हम लोग ट्यूनिंग फॉक का इस्तेमाल करते हैं मोनोटोन को प्रोड्यूस करने के लिए। In fact, a tuning fork is the only device which can produce a sound of one single frequency. और ट्यूनिंग फॉर्क ही एक लौती ऐसी डिवाइस है जो सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड को प्रोड्यूस कर सकती है। तो ट्यूनिंग फोर्क होती क्या है? अ ट्यूनिंग फोर्क इज़ अ यू शेप मेटलिंग डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ अ हैंडल, स्टेम बोलते हैं उसको, एंड 2 टाइम्स, उसको प्रोंग्स बोलते हैं। ट्यूनिंग फोर्क एक डिवाइस होती है, आप इसमें भी देख सकते होंगे इमेज में। एक ये आपकी डिवाइस है जिसमें एक हैंडल लगा हुआ है और ये यू शेप है। और ये जो यू शेप, आपके 2 शेप दिखाए गए हैं यू शेप ट्विस्टिंग, इसको बोलते हैं प्रोंग्स। द टू प्रोंग्स आर जॉइंड विद स्टेम एंड फॉर्म अ यू शेप। व्हेन वन ऑफ द prong of the tuning fork is gently hit with a rubber hammer और पैड। अब अगर इसको आप किसी रबर हैमर या पैड से इसके prong पे हिट करेंगे, आप देख सकते होंगे इस फिगर में भी हाथ में उनके एक रबर हैमर है और ये प्रोंग्स हैं। तो प्रोंग्स को एक रबर हैमर से हिट कर रहे हैं। The prongs start vibrating. The prong start vibrating. The back and the forth of the vibration prong produce a sound. वाइब्रेशन से ही साउंड पैदा होता है। जनरली बेसिक बात यही है, जहाँ पे भी वाइब्रेशन होगा तो वहाँ पे साउंड पैदा होगा। जैसे ही आप रबर हैमर से प्रोंग को हिट करते हैं तो उसमें वाइब्रेशन पैदा हो जाता है। जब वाइब्रेशन पैदा होता है तो प्रोंग हिलने लगते हैं, अपनी जगह पे ऑक्सीलेट करने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द tuning fork depend on the material of the tuning and dimension of the prong and is independent of the other factor। अब क्या होता है कि जो फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन की जो फ्रिक्वेंसी हो रही है किस पे डिपेंड करती है, जनरली जो मटेरियल बना होता है ट्यूनिंग का उस पे, और जो डायमेंशन होते हैं प्रोंग के, प्रोंग कितने लंबे हैं या कितने छोटे हैं, ये उस पे डिपेंड करता है, कितना डायमेंशन है उनका। और किसी फैक्टर पे ये फ्रिक्वेंसी डिपेंड नहीं करती, 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, डायमेंशन पे और मटेरियल पे। द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मोनोटोन प्रोड्यूस बाय अ ट्यूनिंग फॉर्क इज इनग्रेव ऑन इट। जो मोनोटोन, जिस फोक, जो भी ट्यूनिंग फोक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कितनी भी फ्रिक्वेंसी की मोनोटोन निकलती है, तो अलग अलग फ्रिक्वेंसी की मोनोटोन अलग अलग ट्यूनिंग फॉक से निकलती है। क्यों? क्योंकि उनका डायमेंशन अलग हो सकता है, उनका मटेरियल अलग होता है। अलग मटेरियल है तो उसकी फ्रिक्वेंसी अलग होगी, और अगर प्रोंग का डायमेंशन अलग होगा तो उसकी फ्रिक्वेंसी अलग होगी। तो हर ट्यूनिंग फोक के ऊपर उससे निकलने वाली फ्रिक्वेंसी को इनग्रेव कर दिया जाता है, मतलब उस पर लिख दी जाती है, वो फ्रिक्वेंसी उस पर जनरली लिखी होती है। Generally, the tuning fork of frequency 256, 288, 320, 342, 384, 426, 480 and 512 Hz are available in school laboratories। अब ये अलग अलग फ्रिक्वेंसीज हैं और अलग अलग फोक्स, ट्यूनिंग फोक्स हैं अलग अलग, जिनसे अलग अलग फ्रिक्वेंसीज निकलती है। जनरली यही आपकी स्कूल की लेबोरेटरीज़ में पाई जाती हैं। ये ट्यूनिंग फोन्स जनरली स्कूल की लेबोरेटरीज़ में होती हैं। और ये अलग अलग क्यों है फ्रिक्वेंसी, क्योंकि उनका मटेरियल कह सकते हैं कि वो अलग हो सकता है,
या ट्यूनिंग फॉर्क की डायमेंशन अलग हो सकती है, इसलिए फ्रीक्वेंसी अलग अलग आ रही है। तो ये फ्रीक्वेंसी हर ट्यूनिंग फॉर्क से उससे निकलने वाली फ्रीक्वेंसी उस ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर लिखी होती है, मेंशन होती है। दीज फ्रीक्वेंसीज आज करस्पॉन्ड टू द कॉमनली नोन एज म्यूजिकल स्ट्रेंथ, और इन्हीं फ्रीक्वेंसी को हम जनरली कहते हैं कॉमनली म्यूजिकल स्केल बोलते हैं। यहाँ पे एक कॉलम में मेंशन है समथिंग मोर, देख लेते हैं क्या है। When a particular sound wave passes from one medium to another, अगर कोई साउंड वेव किसी एक मीडियम से निकल के दूसरे मीडियम में जाती है, इज स्पीड्स एज वेल एज वेवलेंथ में चेंज, उसकी स्पीड ही बदल सकती है और उसकी वेवलेंथ भी बदल सकती है। मान लेते हैं एयर से कोई साउंड वेव निकल के सॉलिड में जा रही है, अब क्या हो रहा है कि उसकी स्पीड भी बदलेगी और उसकी वेवलेंथ भी बदलेगी, बट द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज, तो फ्रीक्वेंसी लेकिन चेंज नहीं होगी। तो ड्यू टू दिस रीजन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, यही रीज़न है जिसकी वजह से साउंड की फ्रीक्वेंसी उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है। द क्लासिकल इंडियन म्यूजिक इन्वॉल्व अ सरगम इन विच देयर आर 8 साउंड नोन एज सा रे गा मा पा धा नी सा। जो आपका क्लासिकल इंडियन इंस्ट्रूमेंट होता है सरगम, उसके अंदर 8 साउंड निकलती हैं अलग अलग, जिसको हम लोग बोलते हैं सारे गामा पाधा निसा। ट्यूनिंग फॉक जनरली करस्पॉन्ड टू द 8 टोन्स ऑफ इंडियन म्यूजिकल स्केल इन विच द की नोट द लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी इज टेकन एज 256। ये जो आपका सरगम जिसमें यूज़ होता है, इसमें जो ट्यूनिंग फॉक का इस्तेमाल होता है, उसकी जो लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी होती है जो यूज़ की जाती है ट्यूनिंग फॉक, उसकी जो लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 256 हर्ट्ज होती है। ये हमारा चेक पॉइंट 2 अब यहाँ पे आ गया है। जनरली जो हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग उसको करने की कोशिश करिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स है। द पिच ऑफ कू इज दैट ऑफ क्रो, आपको फिल इन द ब्लैंक फिल करना है। यहाँ पे क्या आएगा, पिच डिपेंड्स ऑन, पिच का क्या फैक्टर है, उस फैक्टर किस पे डिपेंड करती है पिच, आपको वो बताना है। विंड इंस्ट्रूमेंट, द पिच ऑफ द साउंड इंक्रीजेज व्हेन द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम, अब आपको ये बताना है कि साउंड की पिच कैसे बढ़ती है, अगर एयर कॉलम की लेंथ को डिक्रीज करें या इंक्रीज करें तो क्या इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे आपको इंक्रीज या डिक्रीज जो भी आपका ऑप्शन है, आपने पिछली वीडियो से पढ़ा होगा तो यहाँ पे आप उसको मेंशन कर सकते हैं। इफ टेंशन ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द तबला इज इंक्रीज इज वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी, अब अगर टेंशन बढ़ा दी गई तो उसकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में क्या होगा तबला में। ये 4 क्वेश्चन है, आप चारों कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आप कमेंट करके बताएं कि पहले ब्लैंक में क्या आएगा, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा। चारों के आंसर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमसे आंसर भी पूछ सकते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लाउडनेस। लाउडनेस क्या होता है, लाउडनेस के बारे में बात कर लें। द डिग्री ऑफ सेंसेशन प्रोड्यूस इन द एयर बाय द साउंड इज कॉल्ड इट्स लाउडनेस। लाउडनेस बेसिकली कुछ नहीं होता, जब आप किसी आवाज़ को सुनते हैं तो आपके कानों पे एक हेयरिंग सेंसेशन होता है, तो कितनी ज़्यादा हेयरिंग सेंसेशन पैदा हो रहा है वही बताता है कि कितनी लाउड आवाज़ है। कि बहुत ज़्यादा आपके कानों पे आके आवाज़ लग रही है तो वो लाउड हो गई, और अगर आपको बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा तो वो क्या है, सॉफ्ट वॉइस है। यू कैन डिस्टिंग्विश अ लाउड साउंड फ्रॉम फीबल साउंड ऑन द बेसिस ऑफ इट लाउडनेस। अब आप लाउडनेस पे ही डिपेंड करता है कि साउंड लाउड है या कमज़ोर है या फीबल है। Thus, you can also say that the loudness of the sound is its characteristic due to which we are able to distinguish between the loud sound and the weak sound। तो आप कह सकते हैं कि लाउडनेस वो कैरेक्टरिस्टिक होती है साउंड की जो दो साउंड के बीच में फ़र्क बताती है कि वो साउंड लाउड है या साउंड सॉफ्ट है या वीक है। फैक्टर अफेक्टिंग द लाउडनेस, द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। द लाउडनेस मेनली डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। किस पे डिपेंड करती है लाउडनेस, मेनली लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, कमेंट करके आप मेरे को बताएंगे एम्पलीट्यूड होता क्या है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट ग्रेटर द एम्पलीट्यूड द लाउडर इज द साउंड प्रोड्यूस, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा साउंड लाउडर होगी। व्हेन यू विस्पर यू यूज़ वेरी लेस एनर्जी एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ योर वोकल कॉर्ड इज स्मॉल। अगर आप बहुत धीरे बात करते हैं यानी विस्परिंग करते हैं तो आप बहुत कम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, तो उस एनर्जी जब आप कम एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे तो जो एम्पलीट्यूड होता है आपके वोकल कॉर्ड का वो बहुत छोटा होता है, तो द साउंड प्रोड्यूस इज वेरी वीक, तो जो आवाज़ निकलती है आपके मुंह से वो बहुत ही कमज़ोर होती है। व्हेन यू शाउट
यू यूज़ मोर एनर्जी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ योर वोकल कॉर्ड इज़ लार्ज। अब अगर आप चिल्लाते हैं या शाउट करते हैं तो आप एनर्जी ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब ज़्यादा एनर्जी का यूज़ करते हैं तो आपका एम्पलीट्यूड जो होता है, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड, वो भी ज़्यादा होता है, जिसके रिजल्ट की वजह से क्या होता है, लाउड साउंड प्रोड्यूस होती है, बहुत ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस होती है। अब एक एक्टिविटी 5 है, मैं देखता हूँ इसमें क्या करते हैं हम लोग। इसका एम क्या है, टू शो दैट द लाउडनेस ऑफ द साउंड इंक्रीज वन द इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। अब जो फैक्टर हमने ऊपर पढ़ा ना, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रही है लाउडनेस, तो इस एक्टिविटी में हम उसी को शो करके देखेंगे कि सही में डिपेंड करती है कि नहीं करती। इसके लिए आपको मटेरियल रिक्वायरमेंट इन्होंने क्या, अ पिंग पोंग बॉल, अ ड्रम एंड अ स्टिक। पिंग पोंग बॉल आपको चाहिए, एक बड़ा सा ड्रम चाहिए और एक स्टिक चाहिए। पिंग पोंग बॉल बेसिकली आप मान सकते हैं कि थर्माकोल की बॉल है, हल्की हल्की बॉल्स हैं, वो है। प्लेस अ पिंग पोंग बॉल ऑन द ड्रम मेम्ब्रेन। ड्रम के ऊपर आपने बॉल रख दी। जेंटली बीट द मेम्ब्रेन ऑफ द ड्रम। अब स्टिक से आप ड्रम को पीटेंगे हल्का हल्का। द मेम्ब्रेन स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड साउंड इज प्रोड्यूस। द मेम्ब्रेन अब वाइब्रेट होगी, जिसकी वजह से आवाज़ पैदा होगी। ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द मेम्ब्रेन द पिंग पोंग बॉल हॉप अप एंड डाउन। अब क्या होगा, वाइब्रेशन की वजह से जो बॉल आपने ड्रम के ऊपर रखी है वो उछलेंगी। नाउ बीट द मेम्ब्रेन हार्डर विद द ड्रम स्टिक। अब कस के मारिए स्ट्रिक को, ड्रम के ऊपर स्ट्रिंग को कस के मारिए, और अब आप उसको सुनिए कैसी आवाज़ आ रही है। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ इसमें, द लाउडनेस ऑफ द साउंड प्रोड्यूस इंक्रीज नाउ। अब क्या हुआ, जब आपने तेज़ी से मारी है, उस पर स्टिक मारी, तो साउंड बहुत ज़्यादा निकली। और जो पिंग पोंग बॉल्स थी, अब उनकी जो उछल रही थी, वो अब उनकी हाइट और ज़्यादा ऊपर, वो और ऊपर उछलने लगी, हायर हो गई। विच शोज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इज लार्जर। तो ये बताता है कि जब बहुत ज़्यादा लाउड साउंड निकलती है तो उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है। थस वी कंक्लूड दैट द लाउडनेस इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। तो इससे क्या पता चलता है हमको कि लाउडनेस बढ़ती है जब उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। जब वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस बढ़ेगी। दूसरा फैक्टर क्या है जिस पे लाउडनेस डिपेंड करती है, द लाउडनेस डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द लिसनर। अब अगर जो सोर्स है जहाँ से साउंड निकल रही है और जो लिसनर है जिसके कान में आवाज़ जा रही है, वो कितनी दूरी पे, उस पर भी डिपेंड करती है लाउडनेस। अब मान लेते हैं कि आप के सामने एक ड्रम रखा हुआ है, ड्रम बज रहा है, और आप उससे बहुत दूर हैं, तो आपको उसकी आवाज़ बहुत धीरे सुनाई देगी, तो वो आपके लिए सॉफ्ट हो गई। लेकिन आपसे आगे, आपके आगे कोई और बंदा है जहाँ पे ड्रम बज रहा है, वो उस ड्रम के पास है, तो उसको बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुनाई देगी, तो उसके लिए वो साउंड क्या, लाउड है, और आपके लिए क्या है, वो साउंड सॉफ्ट है। अ साउंड वेव स्प्रेड आउट फ्रॉम इट्स सोर्स इन ऑल डायरेक्शन। ये आप पढ़ चुके हैं कि जो साउंड वेव होती है वो अपने सोर्स से निकलती है और हर डायरेक्शन में फैलने लगती है। एज इट मूव अवे फ्रॉम द सोर्स इट्स एम्पलीट्यूड एंड कॉन्सिक्वेंटली इट्स लाउडनेस डिक्रीजेस। अब वो जैसे जैसे अपने सोर्स से दूर होगी, जहाँ से वो साउंड वेव निकल रही है, मान लेते हैं कहीं पे म्यूजिक सिस्टम रखा है, स्पीकर रखे हुए, म्यूजिक बज रहा है, तो उस जगह पे तो बहुत तेज़ होगी। अब जैसे जैसे आप उससे दूर जाते जाएंगे तो साउंड वेव, साउंड की जो लाउडनेस है वो धीरे धीरे कम होती रहेगी और उसका एम्पलीट्यूड भी धीरे धीरे कम होता रहेगा, आप जैसे जैसे उससे दूर जाएंगे। अ लाउडर साउंड कैन ट्रेवल अ लार्जर डिस्टेंस एट इट इज एसोसिएटेड विद हायर एम्पलीट्यूड एंड हायर एनर्जी। अब अगर बहुत तेज़ी से स्पीकर बज रहा है तो वो साउंड दूर तक जाती है। आपने देखा होगा जहाँ पे लाउड स्पीकर लगे होते हैं तो क्या होता है, बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा आवाज़ पैदा करते हैं, तो उनकी आवाज़ दूर तक जाती है जहाँ लाउड स्पीकर लगे होते हैं। तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है और उनके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है। जब एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो साउंड ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करेगी। यू कैन लिसन द साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू द एक्सप्लोजन ऑफ द हाईवी पावर क्रैकर बॉम्ब फ्रॉम अ क्वाइट लार्जर डिस्टेंस ड्यू टू दिस वेरी रीज़न। अब यही रीज़न है कि कहीं पे अगर आप क्रैकर या पटाखे दगा रहे हैं और आप दूर पे भी हैं, तो अगर पटाखे में दमदार हैवी एक्सप्लोजन हो रहा है तो आपको उसकी आवाज़ दूर से भी सुनाई देती है, क्योंकि उसमें एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है। तीसरा फैक्टर क्या है जिस पे लाउडनेस डिपेंड करती है, पहला तो आपने देख लिया कि एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, दूसरा क्या होता है, सोर्स से आप जितनी दूर होंगे उस पर डिस्टेंस जो होता है आपका और सोर्स का, उस पर डिपेंड करती है। तीसरा क्या है, लाउडनेस ऑल्सो डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। अब क्या है, लाउडनेस सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करती है। जो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हो रहा है उसका एरिया कितना है, लार्जर, उस पर भी आपकी लाउडनेस डिपेंड करती है। लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, लाउडर इज द साउंड। अब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा लाउड साउंड निकलेगी।
आप जितना बड़ा ड्रम लेके उसको बीट करेंगे उससे ज़्यादा आवाज़ निकलेगी, और आपके पास छोटा ड्रम है तो उससे आवाज़ कम निकलेगी, क्योंकि जो उसका सरफेस एरिया जिसको आप स्टिक से बीट कर रहे हो उसकी मेम्ब्रेन को, वो ज़्यादा बड़ी है, तो उससे ज़्यादा आवाज़ निकल रही है। यू ऑल नो दैट अ लार्जर साइज ड्रम प्रोड्यूस अ लार्जर साउंड देन अ स्मॉल साइज ड्रम। अब बात करते हैं दूसरी, लाउडनेस और वेव फॉर्म। द वेव फॉर्म ऑफ द लाउड साउंड एंड द सॉफ्ट फॉर्म। अब क्या है कि दो अलग अलग वेव आपको दिखाई गई हैं, एक सॉफ्ट साउंड है और एक आपकी लाउड लाउड साउंड है। तो लाउडनेस एंड वेव फॉर्म में क्या दिखाया गया है, यहाँ पे जो फिगर है ये शो कर रहा है कि अगर सॉफ्ट वेव है तो उसका जो वेव फॉर्म होता है वो कैसे ट्रैवल करती है, और अगर लाउड वेव है तो उसका कैसे होता है। तो बेसिकली क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ तो यही कि वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है लाउडनेस। तो आप देख सकते होंगे इस फिगर में भी कि जो सॉफ्ट वेव है उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम है। आप देख सकते होंगे ये एम्पलीट्यूड होता है, तो ये एम्पलीट्यूड इसका बहुत कम है। और जो आपकी लाउड वेव है उसमें एम्पलीट्यूड कितना लार्ज एम्पलीट्यूड है, तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा लाउड साउंड होगी। तो ये जो फिगर शो कर रहा है कि वेव आपकी ऐसे ट्रैवल कर रही है, तो वेव जो ट्रैवल कर रही है तो उसका एम्पलीट्यूड छोटा है, तो इसका मतलब वो सॉफ्ट साउंड है, और अगर एम्पलीट्यूड लार्ज है तो इसका मतलब वो लाउड साउंड है। तो ये दो अलग अलग वेव फॉर्म यहाँ पे शो करी गई हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि लाउडनेस कैसे डिफर करती है। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इन द बोथ द केसेस इज सेम, फ्रीक्वेंसी सेम है, बट द एम्पलीट्यूड ऑफ द सॉफ्ट साउंड इज स्मॉल बट द एम्पलीट्यूड ऑफ द लाउड साउंड इज कंपैरेटिवली लार्जर। तो जो लार्ज साउंड है उसका आपका एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा है, और जो स्मॉल साउंड है उसका एम्पलीट्यूड भी कम है। लाउडनेस ऑल्सो डिपेंड ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द लिसनर। अब क्या है, एक और फैक्टर है कि लाउडनेस एक और चीज़ पे डिपेंड करती है, सेंसिटिविटी जो लिसनर की है, जो लिसनर है वो कितना सेंसिटिव है। कुछ लोग होते हैं कि उनको ज़्यादा लाउड म्यूज़िक या लाउड साउंड नहीं अच्छी लगती, तो उनके लिए वो हार्ड होती है। और कुछ लोग होते हैं जो हाई म्यूज़िक ही सुनते हैं, तो उनके लिए वो सॉफ्ट साउंड है। तो उनकी जो सेंसिटिविटी है वो अलग अलग डिफर भी करती है पर्सन बाय पर्सन। द लाउडनेस ऑफ द साउंड प्रोड्यूस बाय द पर्टिकुलर सोर्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द sensitivity sensitivity of the listener's ear. A particular sound may appear to be quite loud to one person but not too loud to the another person. Generally, the sensitivity of the listener ear decrease with advancing ages. It is due to the reason that the older person are hard of hearing. अब क्या होता है कि कुछ लोगों के लिए कुछ साउंड बहुत लाउड होती है, और कुछ लोग होते हैं उनके लिए वो साउंड अच्छी होती है, सॉफ्ट होती है। तो ये पर्सन बाय पर्सन डिफर करती है। और जैसे जैसे लोग बुढ़ा रहे होते हैं, जैसे जैसे लोगों की एज बढ़ती है, तो जो ओल्डर लोग होते हैं उनको बुरी लगती है, ज़्यादा तेज़ आवाज़ में आप म्यूज़िक सुनेंगे तो उनको बुरा लगेगा। क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है तो एयर की जो सेंसिटिविटी होती है वो डिक्रीज़ होती रहती है। यूनिट ऑफ लाउडनेस। अब लाउडनेस का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ लाउडनेस जनरली डेसिबल में लाउडनेस को मेजर किया जाता है। लाउडनेस का यूनिट होता है डेसिबल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर इन यूनिट कॉल बेल एंड डेसिबल। बेल भी बोलते हैं और उसको डेसिबल भी बोलते हैं, डीबी। वेयर 1 dB इज इक्वल टू 1/10 बेल। तो एक डेसिबल में कितने बेल होते हैं, एक डेसिबल में आपके 1/10 बेल होते हैं। तो ये एक रिलेशन भी है, याद रखिएगा कि डेसिबल और बेल में क्या रिलेशन होता है। एक डेसिबल में आपके 1/10 बेल होते हैं। द यूनिट ऑफ लाउडनेस इज नेम आफ्टर द साइंटिस्ट अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। एक साइंटिस्ट थे आपके अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, उनके नाम पे ही यूनिट का नाम रखा गया है बेल। वो इन्वेंटेड द टेलीफोन। तो ग्राहम बेल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इन्होंने ही टेलीफोन का इन्वेंशन किया था। A normal person can just hear a sound whose energy level is 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर। अब जो नॉर्मल पर्सन होते हैं वो कितना साउंड सुन सकते हैं, वो साउंड सुन सकते हैं आप जिसका एनर्जी लेवल 10⁻12 वॉट पर मीटर है। अगर 10⁻12 वॉट पर मीटर एनर्जी है उस साउंड की, तो नॉर्मल पर्सन वही साउंड सुन सकता है। द लाउडनेस करस्पॉन्डिंग टू दिस एनर्जी लेवल is taken as the reference level and is called 0 dB। जो लाउडनेस इस एनर्जी लेवल पे आती है जिसकी एनर्जी लेवल 10⁻12 होता है, तो एक रेफरेंस लेवल बना दिया गया, उसको बोला जाता है 0 dB। तो ये होता है 0 dB, 0 डेसिबल की साउंड होती है जिसका एनर्जी लेवल 10⁻12 वॉट पर मीटर होता है। इफ़ एनर्जी लेवल इज 10⁻11
दैट इज 10 टाइम्स द रेफरेंस लेवल। अब रेफरेंस लेवल से 10 गुना हो गया, यानी 10⁻⁻11 हो गया, तो लाउडनेस इज टेकन टू बी 10 dB। इफ द एनर्जी लेवल इज 10⁻10, यानी 100 टाइम्स हो गया उसका, तो आप कितनी हो जाती है लाउडनेस, 20 हो जाती है। तो अब यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, इसमें डिफाइन, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एनर्जी लेवल है आपका 10⁻12, तो ये बेसिक स्टार्टिंग यहीं से होती है, यही रेफरेंस लेवल होता है, यही वो साउंड है जिसको नॉर्मल पर्सन सुन सकता है। तो इस पे जो साउंड लाउडनेस होती है वो 0 होती है, 0 dB। अब अगर ये 10 गुना बढ़ गया, तो 10⁻11 हो गया, तो अब डेसिबल की वैल्यू भी 10 बढ़ गई। 10⁻10 हो गया माइनस, तो 20 हो गई डेसिबल की वैल्यू। जैसे जैसे वो बढ़ती जा रहा है वैसे वैसे डेसिबल की वैल्यू बढ़ती जा रही है। 10⁻9 30 डेसिबल, 10⁻8 40 डेसिबल, 10⁻6 60 डेसिबल, 10⁻4 80 डेसिबल, और 10⁻2 100 डेसिबल। तो ये एक रेफरेंस लाइन बना दी गई है 10⁻12, और इसी के रेस्पेक्ट में डेसिबल की वैल्यू आगे आगे जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ती रहती हैं एनर्जी लेवल की, वैसे वैसे डेसिबल की वैल्यू भी बढ़ती रहती है। एज पर द अबव स्केल, एन एनर्जी लेवल ऑफ 1 watt per meter second करस्पॉन्डिंग टू द लाउडनेस ऑफ 120 dB। अगर एनर्जी लेवल 1 watt per meter square हो जाए, जैसे अभी 10⁻12 -10 -8 -9 -2 तक जा रहा है, इसके बाद अगर 1 हो जाए, पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, 1 हो जाए आपकी, क्या हो जाए, 1 watt per meter square हो जाए, तो उसको बोलते हैं 120 डेसिबल। यानी इसी की जस्ट बाद आपका जो आएगा, जो 10⁻10 आएगी वैल्यू, तो 10⁻10 के बाद आपका कितना हो जाएगा, 10⁻1 आएगी, उसके बाद आएगी 10⁻10, तो 110 और आपका 120 हो जाएगी। वो उसको बोलते हैं हम लोग 1 watt per meter square, और वही आपकी 120 डेसिबल हो जाएगी। 0 10 20 30 40 80 जैसे जैसे 10 वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, तो 1 watt per meter square को हम लोग 120 डेसिबल बोलते हैं। In our day-to-day life, we come across various sound of loudness varying from 10 decibel to 140 डेसिबल और इवन मोर। अब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग अलग अलग नॉइजेस देखते हैं जिनकी लाउडनेस अलग होती है, 10 डेसिबल से लेकर 140 डेसिबल और इससे ज़्यादा तक की भी होती है। इन ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड द लाउडनेस लेवल इज वेरीज फ्रॉम 40 डेसिबल टू 60। अब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ या आप भी किसी से बात करते हैं, नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं, तो उसकी जो साउंड की लाउडनेस होती है वो 40 से 60 डेसिबल के बीच में होती है। द लाउडनेस लेवल ऑफ सम टिपिकल साउंड आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। और अलग अलग टिपिकल साउंड्स की लाउडनेस लेवल आपको इस टेबल में मिल जाएगी। रसलिंग ऑफ ट्री लीव, जो पेड़ के पत्ते हिलते हैं तो उनकी आवाज़ कितनी होती है, 10 डेसिबल की होती है, बहुत ही हल्की हल्की साउंड होती है वो। विस्परिंग, बहुत धीरे अगर आप बात कर रहे हैं, तो 20 से 25 डेसिबल होती है, वो बहुत ही फेंट साउंड होती है। ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन अभी हमने बताया, हम लोग बात कर रहे हैं, तो 40 से 60 डेसिबल होता है, इसका नॉर्मल लाउडनेस होती है ये। रिंगिंग ऑफ अ टेलीफोन बेल, अब अगर टेलीफोन की बेल बज रही है तो वो 70 डेसिबल होती है, तो थोड़ी लाउड होती है वो। हैवी ट्रैफिक इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, आजकल आप देखते होंगे जगह जगह ट्रैफिक है, हॉर्न मारते रहते हैं लोग, तो हॉर्न की वजह से जो आवाज़ होती है 80 से 90 डेसिबल होती है, बहुत ज़्यादा होती है, वेरी लाउड होती है। जो फैक्ट्रीज होती हैं बड़ी बड़ी, वहाँ जो आवाज़ होती है वहाँ 100 से 110 के बीच में होती है, वो वेरी लाउड से भी आगे होती है, पेनफुली लाउड होती है। अगर आप ज़्यादा दिन वहाँ पे काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो आपके ईयर में इफेक्ट हो सकता है इतनी तेज़ आवाज़ सुनने से। रॉक कॉन्सर्ट, आप अगर किसी शो में चले गए, वहाँ म्यूजिक सिस्टम्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े माइक लगे हैं, स्पीकर लगे हैं, वहाँ कितनी है, 110 से 120, तो वहाँ भी क्या होता है, पेनफुल लाउड होता है, दूर दूर तक सुनाई देता है। जो जेट प्लेन होता है, उसमें जेट प्लेन में जो आवाज़ निकलती है वो आपकी कितनी लाउडनेस की होती है, 130 से 140। ये भी बहुत ज़्यादा वेरी पेनफुल होती है, बहुत ज़्यादा। अगर आप उसके आसपास कहीं पे भी होंगे या प्लेन जब भी निकलता है तो आसपास की आवाज़ आपको सुनाई देगी, इतनी ज़्यादा लाउड आवाज़ होती है। जब रॉकेट का टेक ऑफ होता है तो 200 डेसिबल होती है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरसली साउंड होती है ये। अब एक एक्टिविटी यहाँ पे इन्हें दिखाई है, टू डिज़ाइन योर ओन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड स्टडी हाउ इट्स पिच एंड लाउडनेस मे बी चेंज। अब क्या करना है, इसमें हमको चेक करना है कैसे पिच और लाउडनेस चेंज होती है, तो अपने खुद का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे अभी हम लोग इसी एक्टिविटी में, देखेंगे कैसे पिच और लाउडनेस बदल रही है। मटेरियल क्या चाहिए हमको, 7 ग्लास चाहिए और चाइना बॉल। आपके पास घर पे चीनी के गिलास हो सकते हैं या आपके पास चीनी के प्याले होते हैं। पानी चाहिए और पेयर ऑफ स्टिक चाहिए। 7 प्याले ले लिए आप, पानी ले लिए और एक 2 स्टिक ले लिए।
टेक 7 गिलास बॉल और इक्वल साइज, फिल वाटर इन दिस बॉल अप टू अ डिफरेंट लेवल। अब 7 जो गिलास है आपके पास उनको ले लिए आप और उसमें पानी अलग अलग लेवल पे भरिए। किसी में ज़्यादा भरिए, किसी में उससे कम भरिए, किसी में उससे कम करिए, मतलब सब में अलग अलग लेवल पे पानी हो, बराबर पानी उनके अंदर ना भरिए। When you strike a particle ball with a pair of stick, vibration take place in the ball and the sound is produced. Now repeat the process with other ball and do you listen the identicals or perhaps no. अब क्या करिए, हर बॉल पे बारी बारी आप स्टिक मारिए। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, इनके आगे बॉल्स रखे हुए हैं अलग अलग, इसमें पानी भरा हुआ है अलग अलग लेवल पे, और ये स्टिक से उसको बीट कर रहे हैं। तो अब हर बॉल पे जब आप स्टिक मारेंगे तो आपको अलग अलग साउंड सुनाई देगी। In fact, the pitch of the sound produced by dot ball is maximum in which the air column is minimum। यह आपको मैंने बताया था, जिसमें एयर कॉलम कम होता है उसमें पिच ज़्यादा होती है, मतलब जिसमें पानी ज़्यादा भरा होगा उसकी पिच ज़्यादा होगी। हवा कम होगी, पानी ज़्यादा होगा ना, एयर कम होगी, पानी ज़्यादा होगा तो पिच ज़्यादा होगी। और द बॉल विच हैज़ बीन फिल्ड विद द मैक्सिमम वाटर। You have designed an improvised musical instrument and you have demonstrated that the pitch of the sound produced depend upon the dimension of the vibrating air column। इससे आपने क्या देखा कि जो पिच है वो किस पे डिपेंड कर रही है, एयर कॉलम पे, मतलब उस गिलास में जितनी हवा है उस पे पिच डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा एयर होगी उतनी कम पिच होगी, जितनी कम एयर होगी यानी जितना ज़्यादा पानी होगा उतनी ज़्यादा पिच होगी। Now strike a particular ball harder using the wooden stick and listen the sound produced. You will listen that a louder sound. It shows that the loudness of the sound increases on increasing the amplitude। अब उस दोबारा स्टिक से तेज तेज मारिए, मतलब इतना तेज ना मारिएगा कि बॉल टूट जाए, थोड़ा तेज मारिए। तो अब आपको पता चलेगा कि आप थोड़ी सी आवाज़ बढ़ गई है, मतलब लाउडर साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो ये क्या बताता है कि जब एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है तो साउंड लाउडर हो जाती है। बेसिकली आपको ये एक्टिविटी समझ में आएगी। इसके बाद एक और आपका चेक पॉइंट 3 है, कोशिश करिएगा इसको भी फिल करने की और कमेंट में इसके आंसर दिएगा। इन विंड इंस्ट्रूमेंट द पिच इंक्रीजेज डैश द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द स्ट्रिंग। अगर कहीं पे लगी हुई है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ती है, जितनी ज़्यादा वो टाइट होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी जनरली। आंसर दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाउडनेस, लाउडनेस की यूनिट क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा लाउडनेस की यूनिट क्या है। डस लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द ईयर। आपको बताना है क्या सेंसिटिविटी जो होती है एयर की, लिसनर की एयर कानों की जो क्षमता होती है उस पर लाउडनेस डिपेंड करती है, हाँ या ना, येस और नो करके आपको कमेंट करना है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 7 साउंड, क्लास 8 की बुक है आपकी, उससे रिलेटेड मैंने चैप्टर पूरा कवर कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या क्या है। रैपिंग अप। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन प्रोपेगेट थ्रू मटेरियल मीडियम ओनली। साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मटेरियल का इस्तेमाल करता है, मतलब मीडियम होना चाहिए तभी वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। साउंड इज प्रोपेगेटेड इन द फॉर्म ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव। सॉन्ग जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म में चलता है। A wave is a characteristic by its wavelength, amplitude, vibration, period and frequency। अब वेव में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, उसके अंदर आपकी वेवलेंथ होती है, एम्पलीट्यूड होती है, वाइब्रेशन होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम बाय अ वाइब्रेटिंग सोर्स इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। By that frequency produced by that, so the SI unit of frequency is hertz and the frequency is reciprocal of the time of the vibration। अब क्या होता है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो एक यूनिट टाइम में कंप्लीट होते हैं उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी के जस्ट रेसिप्रोकल क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं। और द पिच ऑफ द साउंड डिटरमाइन इट्स श्रिलनेस। जो पिच होती है वो साउंड की श्रिलनेस को बताती है। द साउंड ऑफ लो पिच इज फ्लैट बट द साउंड ऑफ हाई पिच इज श्रिल। तो लो पिच की साउंड होती है वो फ्लैट होती है और हाई पिच की साउंड श्रिल होती है। द पिच ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। जब पिच होती है वो किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उसकी पिच बढ़ेगी। In wind musical instrument, the frequency and hence the pitch of the sound produced increases when the length of the air column decreases। अब क्या है कि जो विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें जैसे जैसे एयर कॉलम पिच कैसे इंक्रीज करती है, जैसे जैसे एयर कॉलम की लेंथ कम होती है, जितनी कम एयर होगी उसके अंदर उतनी ज़्यादा पिच बढ़ेगी। इन स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द थिकनेस ऑफ द स्ट्रिंग, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्ट्रिंग, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें क्या होता है, किस पे डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी, थिकनेस पे डिपेंड करती है स्ट्रिंग के, डेंसिटी पे डिपेंड करती है, कितना लंबा स्ट्रिंग आप यूज़ कर रहे हो उस पर डिपेंड करती है, और कितनी टाइटनेस यानी उसमें कितनी टेंशन है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज ऑन द इंक्रीजिंग द टेंशन बट डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द डेंसिटी ऑफ द वाइब्रेटिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है जैसे जैसे आप उसकी
टेंशन बढ़ाएंगे, लेकिन डिक्रीज कब करेगी? जब उसका डायमीटर और डेंसिटी और लेंथ, आप क्या करेंगे, जब उसकी डायमीटर बढ़ा दें या उसको मोटा कर दें यानी थिक हो जाएगा वो, उसकी डेंसिटी बढ़ा दें या उसकी लेंथ बढ़ा दें, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाएगी। इन मेम्ब्रेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट द फ्रीक्वेंसी एंड हेंस द पिच इंक्रीजेज, रेड्यूसिंग द सरफेस एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन एंड टाइटनिंग द मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं यानी तबला हो गया आपका, तबले में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ती है? सरफेस एरिया इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया और टाइटनेस, जितनी ज़्यादा टाइट होगी मेम्ब्रेन तब बढ़ेगी, और जितना कम एरिया होगा उस पर बढ़ेगी। द लाउडनेस ऑफ द साउंड इज द डिग्री ऑफ द सेंसेशन प्रोड्यूस इन द लिसनर ईयर। तो लाउडनेस क्या होती है? जो सेंसेशन आपके कानों में साउंड आ रही है, आपके कानों में लग रही है, तो कितनी सेंसिटिविटी है वो बताती है लाउडनेस। लाउडनेस ऑफ द साउंड मेनली डिपेंड ऑन द वाइब्रेशन ऑफ द साउंड सोर्स। लाउडनेस जो होती है मेनली किस पे डिपेंड करती है? जो एम्पलीट्यूड होता है ना साउंड का, उस पर डिपेंड करती है। द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिक्रीज एज वन गोज अवे फ्रॉम द साउंड। अब सोर्स जहाँ से साउंड पैदा हो रही है, अगर आप उससे दूर जाएंगे तो लाउडनेस कम हो जाएगी। बेसिकली मैंने अभी आपको पढ़ाया है ये, क्योंकि सोर्स डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है और लाउडनेस सेंसिटिविटी पे भी डिपेंड करती है। जो आवाज़ आदमी सुन रहा है उसके कान की सेंसिटिविटी कितनी है उस पर भी डिपेंड करती है। लाउडनेस इज यूजली एक्सप्रेस इन डेसिबल। लाउडनेस का यूनिट क्या होता है? डेसिबल होता है। अ नॉर्मल पर्सन कैन जस्ट फील द सेंसेशन साउंड व्हेन एनर्जी रीचेज एट द हाई 10 to the power वॉट पर मीटर स्क्वायर। अगर एनर्जी का लेवल होगा तो उतनी आवाज़ आप सुन सकते हैं, इससे नीचे की आवाज़ आप नहीं सुन सकते। दिस साउंड एनर्जी लेवल इज नोन एज द 0 डेसिबल, और इसी को हम लोग बोलते हैं 0 डेसिबल। अभी एक टेबल मैंने आपको पढ़ाई थी, पूरा चार्ट उसमें मेंशन था। इफ द साउंड एनर्जी बिकम 10 to the power n इंटू 10 to the power 12, दैट द लाउडनेस इज कॉल्ड 10 to the power n। अब जैसे जैसे वैल्यू n की बढ़ती जाएगी उतने ज़्यादा डेसिबल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब आप क्या करें, 10 to the power n, n की वैल्यू 1 कर दें और मल्टीप्लाई कर दें, 10 to the power 11 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1 डेसिबल, 10 डेसिबल। ऐसे धीरे धीरे अभी पूरी टेबल में मैंने आपको बताया था कि डेसिबल कैसे रिलेट करता है। Thus, the energy level of 10 to the power 6 respond to 60 and the energy level of 1 watt per meter respond to 120। अभी टेबल में पूरा डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। जैसे जैसे 10 to the power -7 -8 जैसे जैसे होता रहेगा वैसे वैसे क्या होता है? डेसिबल की वैल्यू बढ़ती रहती है। अ साउंड ऑफ वन पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी इज नोन एज मोनोटोन। मोनोटोन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओनली अ ट्यूनिंग फोन कैन प्रोड्यूस अ मोनोफोन। सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड को हम लोग मोनोटोन कहते हैं, और खाली ट्यूनिंग फोक ही ऐसी डिवाइस है जो मोनोटोन पैदा करती है। अब इसमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए, उनको भी देख लेते हैं। हर्ट्ज क्या होता है? हर्ट्ज आपका एसआई यूनिट होता है किसका? फ्रीक्वेंसी का। आ नोट, साउंड प्रोड्यूस बाय द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोट। डेसिबल क्या होता है? ये आपका यूनिट होता है लाउडनेस का। फ्लैट साउंड क्या होती है? लो पिच साउंड है उसको फ्लैट कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड बाय मीडियम पार्टिकल इन द यूनिट टाइम ऑफ नंबर ऑफ वेव। एक यूनिट टाइम में जितने वाइब्रेशन वो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। लाउडनेस क्या होती है? द डिग्री ऑफ सेंसेशन ऑफ द लाउडनेस डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड। लाउडनेस क्या है? डिग्री ऑफ सेंसेशन होता है, कैसे आपके कानों पे आवाज़ आके लग रही, कितनी लाउड है कितनी साउंड, और किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे। मोनोटोन क्या होता है? सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड है तो उसको मोनोटोन कहते हैं। पिच क्या होता है? वो कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसपे जो बताती है साउंड कितनी श्रिल है। श्रिल साउंड क्या होती है? जिसकी हाई पिच होती है वो श्रिल साउंड होता है। ट्यूनिंग फॉर्क क्या है? एक सिंपल डिवाइस है जो मोनोटोन को प्रोड्यूस करती है। तो आई होप सो आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो भी कमेंट करें, और अगर ना समझ में आया हो हमारे वीडियोस में आप कुछ चेंजेस चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।